12 साल पहले मैंने रियलाइज़ किया कि जो ग्रूमिंग का टाइम है वो आप कहीं इब्तिदा में कर दें ये जितनी देर हो जाती है उतना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब मैं प्रोफेशनल पढ़ाने में आ गया गवर्नमेंट के इदारों में, इस चीज़ को मैंने ज़्यादा रियलाइज़ किया कि जितना ज़्यादा वक्त गुजर चुका होता है उतना ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि ऐसा पर्सन जिसको मैं उसके मिड करियर पे एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, वो एथिक्स पढ़ाए तो जा सकते हैं, उसमें पैदा नहीं किए जा सकते। यानी अगर ये कहा जाए कि वो एथिक्स उसमें आ जाएंगे, मेरा ख्याल है नामुमकिन। या कह लीजिए एक डिसिप्लिन का वर्ड है, वो डिसिप्लिन मैं कहूँ कि जी एक बंदे में मैं 52 की एज में पैदा कर दूंगा, नहीं पैदा कर सकता। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कौमें अपनी पॉलिसीज़ से पता लगता है कितनी सीरियस हैं और वो किन इश्यूज़ को एड्रेस करने लग पड़ी। यूके की इस साल की एजुकेशनल पॉलिसी में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और वो सब्जेक्ट क्या है? उस सब्जेक्ट का नाम है माइंड फिटनेस। 370 स्कूलों में लग चुका है इस साल उस पॉलिसी की वजह से। 500 उन्होंने इसके ट्रेनर्स और कोच स्कूल्स को दिए। उसकी वजह ये है, एक बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है जो डिप्रेशन की मरीज है और एक बड़ी तादाद ऐसी जो एंग्जाइटी की मरीज है और बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं। अब अगर कोई शख्स, ये सवाल है, ये कहीं ना कहीं आपने कई चीज़ों को नोट करना है, लिखना है, बाद में आपको जवाब अभी नहीं मिलेगा, सोचने से मिलेगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा जहनी तौर पे सेहतमंद नहीं है तो ये कहीं लिख लीजिएगा, वो रिश्ते में भी सेहतमंद नहीं होगा। ये बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। क्या बोला मैंने? अगर कोई जहनी तौर पे ठीक नहीं है तो उसका सबसे ज्यादा अफेक्ट कहां पड़ता है? एक बात बड़ी आप क्लियर कट समझिएगा, जहां प्रॉफिट लॉस है ना वहां बंदा सही बिहेव करता है। और प्रॉफिट लॉस दिखने वाला वो क्या है? पहले की तनख्वाह, बॉस नाराज ना हो जाए, कुलीग से खराब ना हो जाए, इस पॉलिटिक्स को कैसे दफ्तर के निपटना, वहां पर पागल भी ठीक होता है क्योंकि पहले को रिजल्ट आ रहा है ना। लेकिन पेरेंटिंग में जो मिलना होता है उसकी उम्र है 20 या 30 साल बाद। क्या बोला? 20 या 30 सालों के बाद जो फसल तैयार होके आई उसने कुछ रिजल्ट्स देने शुरू किए। अक्सर बेटा कमाना शुरू करता है, दुनिया के साथ वास्ता पड़ता है, बच्चे की शादी हो जाती है, शादियां होती हैं, दुनिया के साथ आपका तारुफ बनता है कि जी ये जो फर्ज करते हैं बच्चे का नाम है अनस, ये अनस नहीं है, इसके ये फादर है। पहले तारुफ होता है ये फादर है, इनका बच्चा ही है। तो वो 20 और 30 सालों के बाद में कहीं ये फसल सामने आती। मतलब ये वो मेहनत जो आपने पेरेंटिंग की शक्ल में की है वो इनटेंजिबल है। उसने टेंजिबल होते 20 से 30 साल लगाने हैं। नहीं समझे? ये लगा पौधा, ये बनी गोभी, कितने दिनों में? चंद दिनों में। ये लगाया धनिया, ये उगा धनिया, ये कटा धनिया, चंद दिनों में। ये लगाया पौधा, ये 4 माह में 3 माह में गंदम की या चावल की फसल तैयार होगी। ये लगाया था, ये तैयार हो गया। कितनी जल्दी वो इनटेंजिबल से, कहीं छुपे हुए से, आंख से ओझल से टेंजिबल का सफर जल्दी तय कर लेता है। कौन तय करता है जी? पौधा, बाकी मखलूकात। इंसान का बच्चा अपना आप दिखाता है वक्त के साथ, एकदम नहीं दिखाता। आपको सारे छोटे छोटे बच्चे हो ना मासूम मासूम लगेंगे। अच्छा, हमने क्राइटेरिया क्या बनाया हुआ है ये भी सुन लीजिएगा जी। हम सबसे बड़ा मिथ हमारा ये होता है, हम जिन चीजों से बच्चों को मापते हैं उसमें पहली चीज ये मेरा ओबीडियंट कितना है। पहला पॉइंट क्या है? ओबीडियंट कितना है, ओबीडियंसी कितनी है। अच्छा, ओबीडियंसी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन अगर बच्चे को आपने इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड कर दिया हुआ है तो ओबीडियंसी इंतहाई खतरनाक चीज है। फॉलो करना बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन सोचने समझे की सलाहियत के बगैर फॉलो करना इंतहाई खतरनाक चीज है। तो कहीं हम ओबीडियंसी मांगते मांगते गलती क्या कर देते हैं, हम उससे कुव्वत फैसले ही माफ छीन लेते हैं। द मोस्ट डेंजरस चीज। कोई बंदे के पास, किसी बंदे के पास डिसीजन पावर ही ना हो, उससे ज्यादा फ्लॉप कोई नहीं।
आपने अगर अपने बच्चे को डिसीजन पावर नहीं दी, फैसला वो खुद नहीं कर सकता, मोहताज है, ठीक है जी, मोहताज है, कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है, मुशावरत ही करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, इसका मतलब है जी आपने बड़ा जुल्म किया, उसको इतना ताबेदार बनाया कि उसकी कुव्वत फैसला छिन गई। अच्छा, अब ताबेदारी में क्या चीजें पड़ी हैं जरा सुन लीजिएगा। वालिदैन की ताबेदारी में क्या चीजें पड़ी हैं? वालिदैन की ताबेदारी में वालिदैन अपने अधूरे ख्वाबों को बच्चों के जरिए पूरा करते हैं। क्या बोला? अपने अधूरे ख्वाब पूरे बंदा कहां से करता है? बच्चों के जरिए। ठीक है जी। आप किसी ना, अल्लाह ताला आपको कभी मौका दे, आप में से को पढ़ाता है, टीच करता है, अल्लाह आपको मौका दे तो किसी कॉमन को पढ़ाइए जाके, जिन्होंने CSS किया होता नया नया करके, तो उनकी फर्स्ट उसे CTP कहते हैं ट्रेनिंग को। ठीक है जी। वो CTP का बैच पढ़ाइए तो आपको पता लगेगा कि बड़ी दुनिया ऐसी उसमें बैठी है। वो ख्वाब उनके वालिदैन की वजह से बना, ख्वाहिश नहीं बनी। ख्वाहिश तो सबकी है ना, हर पैदा होने वाले बच्चे के वालिद की वालदा की ख्वाहिश है जी अफसर बन। लेकिन वो ख्वाब की शक्ल कब बना? जब वालिदैन ने अपनी महरूमियों को देखा और उन महरूमियों को बच्चों को बताना शुरू किया। ए वेख मैं लैन च लगा है, ए वेख मैं थक गया चल चल के, ए वेख दफ्तर सुनदा कोई नहीं है, ए वेख साढ़े ते झूठे परचे हो गए हैं, ए वेख साड़ी पहचान ही कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं? ए देख क्लर्क केड़ा ताकतवर होंदा है, ए सिपाही दी वर्दी वेखिए, ए अंदर कर सकते। करते करते कहीं ना कहीं ये ख्वाब बना और उस ख्वाब में पावर शामिल होगी। ख्वाब किस चीज़ का? पावर का। पावर बड़ी ज़रूरी है, और वो भी बिलखसूस है। एक इम्तिहान पास करने के पहले वाली ज़िंदगी और एक इम्तिहान पास करने के बाद वाली ज़िंदगी, पावर का डिफरेंस। आपकी एक कुगी से किसी का मुस्तकबिल ख़राब, किसी का बन गया, आपके आगे पीछे स्क्वाड है, आपकी नीली बत्ती है, आपका इख्तियार है, आप पूरे बादशाह हैं एक इलाके के, आपके पास टर्मिनेट करने की पावर है, आपके पास मेकिंग ब्रेकिंग की पावर है। आप वो पावर के चक्कर अपनी महरूमी को किसको देते हैं? आप कहते हैं बेटा मेरा ख्वाब है तो ये डॉक्टर बनते हैं लोग, बल्कि बड़ी दुनिया डॉक्टर ही बनी जा रही है। कभी ये ट्रेजेडीज छपे ना कि सिर्फ डॉक्टर बनने से क्या कुछ हो रहा है, ओए होए होए, किताबें बनती हैं। हम ताबेदारी को जहालत की हद पे ले जाते हैं। जुमला क्या बोला? ताबेदारी कहां तक चलेगी? जहालत की हद तक। यू हैव टू फॉलो मी। आपने साबित किया पुत्र, दुनिया में अक्लमंद आपका सिर्फ अब्बा है, और दुनिया में मां कहती है जी सबसे ज्यादा अक्लमंद मैं हूं, बल्कि अब्बा भी नहीं है, वो तो ये भी कहती है वो कहती है कि जी मैं हूं, ये अब्बा जी को वहम है, वो है नहीं समझे? तो ये जैसे ही आपने उसको वहम दिया, और ये वहम अल्लाह ना करे उसका यकीन में बदल गया, तो बड़ा खतरा। अब्बा जी काबिल एहतराम अकल की वजह से नहीं है, अब्बा जी काबिल एहतराम अपने मर्तबे की वजह से। इसमें बड़ा फर्क है। ये इतना बारीक नुक्ता है। फिर अब बड़ी बातों पे कहेंगे जी मैंने नहीं करना, अगर ये समझ जाए, अदब के साथ कहेंगे, अदब के साथ कहेंगे कि जी हम सॉरी अब्बा जी मेरा ये फील्ड नहीं है, मैं नहीं करूंगा। आप कन्विंस करेंगे। लेकिन अगर आपने ये बारीक सा नुक्ता नहीं समझा तो आप कहेंगे बाप की गुस्ताखी जहन्नुम में ले जाएगी मुझे। गुस्ताख तो बनने को कहा ही नहीं है, गुस्ताख नहीं बनना। आपने कहा जी मर्तबा बहुत बड़ा है आपका, लेकिन जो मैं करने लगा हूं इसका आपको नहीं पता, कहा भी नहीं, महसूस करवाया और अपना रास्ता लिया। सो ताबेदारी से मैयर करते हैं कि नंबर 2, हम बच्चों की सक्सेस को मैयर करते हैं नंबरों से। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा नंबर सिर्फ एक तरह की जहानत को मैयर करते हैं, और उस जहानत का नाम है रटा। जानते कितनी किस्म की हैं जी? अब वालिदैन को पता होना चाहिए। आवाज आ रही थी कहीं से? 9 है जी, ये लिख लीजिएगा जी। जहानतों की टोटल किस्में कितनी? 9। देयर आर 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड यू हैव टू सर्च इट। मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा, लेकिन थोड़ी जहमत जरा करें, आज जाके ढूंढें, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक कर लें लाइफ के। जहानतों की किस्में कितनी है जी? 9 टाइप ऑफ। हार्वर्ड गार्डनर की ये रिसर्च है, 1986 में पब्लिश हुई है, और ये हमें चाहिए कि हम कम से कम इसको वालिदैन होने के नाते पढ़ दें। अच्छे वालिदैन हो जिसको पता है जहानतों की 9 किस्में। ठीक है, एक अच्छे टीचर को भी पता होना चाहिए जहानतों की 9 किस्में। अच्छा जी, उसके बाद 10th आ गई, आपने बोली थी बड़ी अच्छी एक बात। या 10th कौन सी जहानत आई? 1991 में डैनियल गोल्डमैन ने कहा जी 10 होती हैं, 9 नहीं होती। 10वीं जहानत का नाम था EQ, इट्स EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, एक नई आ गई।
2006 में नई चीज़ एक पब्लिश होगी, उन्होंने कहा जी देयर इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। बाज़ लोग स्पिरिचुअली बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास इंट्यूशन होता है, उनको पता लग जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपनी इंट्यूशन, इतना स्ट्रांग इंट्यूशन होता है, उसकी बेस पे फैसले करते हैं, बदलते ट्रेंड्स को, बदलती हवाओं को, बदलते हालात को सूंघ लेते हैं, जज कर लेते हैं। हम मेजर कैसे करते हैं? नंबरों से। अब नंबर क्या होते हैं ये भी सुन लीजिए। नंबर लेना एक आर्ट है, पूरे का पूरा आर्ट है। वो आर्ट क्या है? उस आर्ट में दो चीजें हैं जी, और कुछ भी नहीं है। नंबर 1 है याद करना, इसके मेथड सारे याद कैसे करना, और दूसरा है पर्चा हल करना, यानी प्रेजेंटेशन जिसे आप कहते हैं। ये दो काम जिसको आते हैं वो नंबर ले लेता है। मेरी ये भी एक मुहिम है, मैं चाहता हूं कि आप सब वालिदैन हम मिल के बच्चों के लिए नंबर देना आसान बना दें। क्या बोला? वो कैसे हो सकता है? मैं बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं। उनको ये 5-6 मेथड सिखा दें सबको याद करने के, कि जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक हो गया जी। उनको प्रेजेंट करने शुरू से सिखाएं। मेरा मानना यह है तरबियत उसकी हो सकती है जिसके लिए पढ़ाई आसान है। क्या बोला? पढ़ाई आसान, यानी वो इतने सी एनर्जी से अपने नंबर पूरे कर लेता है जो लेने हैं उसको। अभी उसको भी डिस्कस करूंगा कितने नंबर लेने चाहिए। क्वेश्चन क्या है जी? कितने नंबर लेने चाहिए। वो अपने नंबर ले लेता है जो डिजायर चाहिए, और बाकी की एनर्जी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर को और अपनी एक्टिविटीज को दे देता है। हम क्या करते हैं? नहीं, हम ये नहीं सिखाते, लिहाजा कुल कायनात बच्चे की क्या होती है? नंबर 2। उसे ना प्रेजेंटेशन आती है, ना मेथड आते हैं। वो एकेडमी पढ़, ट्यूशन पढ़, ट्यूटर रख, सब कुछ कर, अल्टीमेट क्योंकि कामयाबी क्या है? तेरे नंबर और तेरा एडमिशन। ये दोनों कामयाबी है, नंबर और एडमिशन, ये कामयाबी नहीं है। ये बन चुका है स्टैंडर्ड सोसाइटी का, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि अब जो नंबर लेने वाला 20 साल बाद कहां होगा, आज नंबर लेने वाला 30 साल बाद कहां होगा। अगर फर्ज कीजिए नंबर लेने वाला जिंदगी में फेल हो गया, तो फिर इसका मतलब है वो फॉलो करने के काबिल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा नंबर नहीं लेने चाहिए, मेरा कहना यह है कि प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि हम बच्चों को नंबरों से मैयर करते हैं। अच्छा, सिर्फ नंबरों से मैयर करेंगे तो बड़ी चीजें ऐसी जो मिस हो जाएंगी। अब आते हैं एवरेज और बिलो एवरेज में क्या क्या होता है जो लाइक बच्चों में नहीं होता। कितना बड़ा क्वेश्चन है, लिख लें पहले इसको। क्या एवरेज, बिलो एवरेज बच्चों में क्या क्या ऐसा होता है जो लाइक के पास नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी वो है, इन सब के अंदर एक खूबी पाई जाती है, ये सब के सब बिस्ती करवा सकते हैं, परफेक्शनिस्ट नहीं होते। सर जी किसी काबिल बंदे को तो आप उंगली लगाएं भाग जाएगा। लाइफ हमेशा अच्छी नहीं मिलती। लाइफ प्लेट में पड़ी हुई, सोने की प्लेट में पड़ी हुई डिश नहीं है। ये कभी ऊपर है, कभी नीचे, कभी टफ है, कभी ठीक है, कभी खराब है, कभी मुखालफत है, कभी हक नहीं मिलता, कभी कुछ होता, ऐसी है ना। वो जो दरमियान वाला है ना, उसका पहले ही तजुर्बा अच्छा खासा होता है जलील होने का। लाइफ ठुड्डे खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं आती। तो पॉइंट क्या है, ये सब के सब कहीं ना कहीं ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। मैं परफेक्शनिस्ट के खिलाफ हूं जी, याद रखिएगा। टॉपर परफेक्शनिस्ट होता है, इतना परफेक्शनिस्ट होता है, वो कहता है जी मैंने कहीं ना कहीं टॉपर के मॉरल्स के भी इशू हैं। मैं वापस आऊंगा। नंबर 2 कहीं लिख लीजिएगा, इन सब के अंदर सिमिलर क्या होता है, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट। इन्होंने फुटे लगाए होते हैं, इन्होंने कॉलेज के बाहर की दुनिया देखी होती है, इन्होंने कहीं ना कहीं चैलेंज देखे होते हैं, इनके पैसे घूमे होते हैं, इनको नुकसान हुआ होता है, इन्होंने हर तरह के क्राइसिस को देखा होता है, और क्राइसिस को देखने वाला ज्यादा ज़हीन होता है। स्ट्रीट स्मार्ट बंदा कई तरह के मुशाहिदात और तजुर्बात में से गुजरा होता है। क्या बोला मैंने? कई तरह के तजुर्बात और मुशाहिदात में से गुजरा होता है। अगला पॉइंट क्या है सर? अगला पॉइंट क्या है सर? ये लोग सोशल जीनियस होते हैं। याद रखिएगा, नलायक और एवरेज लोगों के दोस्त ज्यादा होते हैं।
लाइक तो अपने अलावा किसी का शक ही नहीं होता। एक बंदा है जो कहता है जी मैंने नंबर लेने हैं, सारी दुनिया को हराना भी है। मॉरल एथिक्स पे चीज चलेगी ना सर। याद रखिएगा, कामयाबी के लिए फेलियर बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फेलियर्स होते हैं उतना ज्यादा आपका EQ बिल्ट होता है, EI बिल्ट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और रोल क्या है ये भी कहीं लिख लीजिएगा अपनी किताबों कॉपियों पे। 85% रोल है जी आपकी लाइफ में EQ का, सक्सेस के लिए 85% रोल है आपकी सोशल जीनियस, हाउ यू हैंडल पीपल, लोगों को साथ लेके कैसे चलते हो, टीम कैसे बनाते हो, बर्दाश्त कितनी, हौसला कितना है, ज़रफ कितना है, दरगुजर कितना करना आता है, गुस्से को कैसे मैनेज करते हो, खुशी को कैसे मैनेज करते हो, हक कितना देते हो, ये सब के सब, एम्पैथी कितनी है, एहसास कितना है, ये सब चीज़ों का 85% रोल है आपकी लाइफ सक्सेस के लिए। 15% IQ का है बाकी। ये बड़ी पुरानी एक थ्योरी है जो कभी डेल कार्नेगी ने अपनी किताबों में बयान की हुई। वापस आऊंगा। सो हम पता लगा जी वाल्देन मैयर कैसे करें। नंबर 1 जल्दी से बोले, फॉलो से। नंबर 2 कैसे करें, मार्क्स से। अब क्वेश्चन ये, मार्क्स लेने कितने चाहिए? क्वेश्चन समझ आ गया सर, यहां तक पहुंच गए जी। नंबर बच्चे को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लेने चाहिए, दैट्स ऑल। किसी से मुआवजा करके नहीं लेने चाहिए। बच्चा कैसे नंबर लेता है, बच्चे को बताया जाता है, ओ देख ओ बट्टा दा मुंडा अगे निकल गया, ओ वेख ओ जिठानी दा मुंडा अगे निकल गया, ओ वेख तेरी फूफो दा मुंडा जेड़ा उन्हें किन्ने नंबर लै लेने, तू 70% हो 96%। ना, बच्चे को सिखाएं मुआवजा मुकाबला अपने कल के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता। क्या समझ आई जी? मुआवजा और मुकाबला क्या है? मैं कल कहां था, मैं आज कहां पर हूं, मैंने पहले से कितना इंप्रूव किया अपने आप को। जितना ज्यादा आप इंप्रूव करते हैं उतना ही ज्यादा आप में बेहतरी आती है। हम हमेशा अपने बच्चे की कैपेसिटी चेक किए बगैर, ये बड़ा खतरनाक सी एक जुमला में बोलना, अपने बच्चे की कैपेसिटी चेक किए बगैर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। यहां से डिप्रेशन शुरू होते हैं सारे। क्या बोला, रिपीट करूंगा। मेरा बच्चा है ये, मैंने उसकी कैपेसिटी देखी नहीं है नंबर लेने की क्या है, और मैंने एक्सपेक्टेशन क्या लगाई, 96% लेने ने, तुम टॉप करना। उसकी कैपेसिटी 52% है। अब वो क्या होगा, जब वो नहीं आएंगे तो मेरी उस एक्सपेक्टेशन से मेरा दिल भी टूटा, उसकी स्टीम भी लो हुई, और कहीं ना कहीं एक दिन 52% भी नहीं उसके आएंगे, बल्कि क्या होगा, वो भाग ही जाएगा। यानी मैंने क्या किया, मैंने गलत एक्सपेक्टेशन की वजह से अपने बच्चे को पढ़ाई से बदजन कर दिया। मैं क्यों ना आज से तय करूं, मैं उसकी कैपेसिटी देखूं। आप अपने बच्चे की कैपेसिटी जरूर देखें, और वो कैपेसिटी तब देखेंगे जो आज की सबसे आखिर पे जाके मैंने एक्शन प्लान्स में लिखवाना है। खुदारा अपने बच्चों को खुद समझें, खुदारा अपने बच्चों को खुद समझें, खुदारा अपने बच्चों को खुद समझें। हम बच्चों को समझने के लिए उनके टीचर से पूछते हैं, बताएं मेरा बच्चा कैसा, पैदा तू कीता दस्यो, किड्डा जुल्म है यार, टीचर के तो दसेगा। सर जब आप कामयाबी को सिर्फ नंबरों तक रखेंगे तो फिर ईदी साहब का जुमला अरब रुपए का लिख लें। वो कहता है पाकिस्तान में पढ़े लिखे जाहिलों की तादाद बढ़ गई है, ला तादाद पढ़े लिखे जाहिल हैं। आप इखलाकी तौर पे उसकी वजह क्या है, वजह जानते हैं? पूरी कौम समझ बैठी है नंबर कामयाबी, लिहाजा नंबर लिए जाओ, एथिकली नीचे जाओ, नंबर लो, एथिकली नीचे। एडमिशन हो गया, वो जी बड़ी क्या पता नहीं, शायद एडमिशन होने का मतलब है जनती हो गया। एडमिशन का मतलब है शायद सर्टिफिकेट मिल गया, तू जन्नत में गया भाई, किंग एडवर्ड में नहीं गया। नतीजा ये है, जब आप सिर्फ नंबरों को कामयाबी समझेंगे तो नंबर कितने लेने हैं सर, नंबर लेने हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, और वो कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है 2 तरीकों से। बच्चों को बच्चे याद करना सीख लो। कई ऐसे मेथड्स हैं जो बच्चों को सिखा देने चाहिए। किस ग्रेड में? ग्रेड 4 में, ग्रेड 4 में, उससे पहले भी नहीं और उसके बाद लेट भी नहीं। एक है SQ3R, सिखा दें। एक है माइंड मैप, या मिनिमम 2 मेथड दे रहा हूं आपको, ये आपको बड़े आराम से YouTube पे मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे जी? YouTube पे। YouTube पे
ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ी होंगी कुछ, शायद ये तो मेरी भी वीडियो मिल लें, गोरे की निकाल लें ज़्यादा बेहतर, SQ3R निकाल लें, माइंड मैप निकाल लें, पहले खुद समझें फिर बच्चों को समझाएं बेटे सबक ऐसे याद करना होता। उससे होगा क्या, जब भी सबक एक मैकेनिज्म से याद किया जाए तो शुरू में मुश्किल से याद होगा, लेकिन कुछ ही अरसे बाद क्योंकि मैकेनिज्म ठीक बना हुआ है, ये माइंड साइंस को सामने रख के बना हुआ है। किसको रखा हुआ जी? माइंड कैसे तैयार होता है, माइंड साइंस को सामने रख के जब आप उससे मेथड दे देंगे सबक जल्दी याद होगा। प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करवा दीजिए, आपका बच्चा, उसके नंबर लेने का मसला हल हो गया। अब आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, टोटल टाइम फर्ज कीजिए ये है, आप बच्चे को कहें बेटे चल अपनी आधी एनर्जी नंबरों पे लगा दे, बाकी की बचा के रख ले, बाकी की का बचा लेनी है। मैं बताता हूं उसका क्या करना। हम क्या करते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी नंबरों पे लगती है तो नंबर आए या ना आए, आपको बड़ी मजे की बात है, सेकंड पोजीशन वाला डिप्रेशन में जाने का ज्यादा चांस होता है, फर्स्ट वाला लॉन्ग रन जाता है। ज्यादातर हमारे टॉप करने वाले बच्चे डिप्रेशन के मरीज होते हैं, क्योंकि टॉप एक जगह होता है, सारी लाइफ में नहीं होता। अल्लाह से ऐसी कामयाबी ना मांगे जिस कामयाबी के बाद बड़ी नाकामियां पड़ी हुई हैं, डिप्रेस हो जाएंगे आप। थोड़ा सा पीछे ही रहे, सवा शेर कर सकते हैं, शेर ही किया करें, सुकून में रहेंगे। सो नतीजा क्या है कि बच्चों को मापने का जो दूसरा क्राइटेरिया मैंने बताया नंबर, वो भी गलत है। तीसरा क्राइटेरिया लिख लीजिए। आप समझ रहे हैं ना मेन हेडिंग्स क्या चाह रही हैं, चैप्टर वाइज बोल रहा हूं मैं। थर्ड हेडिंग पे गए, हम बच्चों को तब अच्छा, वालिदैन बच्चों को तब अच्छा समझते हैं जब सब कहें क्या कमाल बच्चा है आपका। हम बच्चों को दूसरों की ऐनक से और दूसरों की आंखों से देखते हैं, दूसरों की राय से अपने बच्चे को मैयर करते हैं। अब नतीजा यह है कि जब भी आप अपने बच्चे की कामयाबी को दूसरों की राय से मापेंगे, ये असूलन गलत है। ये गुड लक हो सकती है आपके बच्चे के बारे में राय बड़े लोगों की ठीक है, गुड लक है, इज्जतदार, लेकिन लोगों की राय कोई फॉर्मूला नहीं है, हतमी बात नहीं है कोई, ये बदलती रहती है। आपको पता है हमारे बारे में जो परसेप्शन है ना, हम क्या हैं, ये बड़ी तेजी के साथ बदलती है। मेरी एक वीडियो है चंद दिन पहले बड़ी वायरल हुई, फैमिली में कुछ लोग माइंड भी कर गए। वो क्या थी, हमारी कामयाबियों को हमारे अपने क्यों नहीं मान रहे होते। सुनिए जी वीडियो, बड़ी वायरल हुई है, मुझे बड़े जर्नैलों ने, बड़े ब्यूरोक्रेट से मुझे भेजी है। शाह साहब ये तो हमारी स्टोरी है। हम उस बंदे को, किसी भी बंदे को या आपको, देखने वाली आंख तब से देख रही होती है जब वो कुछ नहीं होता। वो इतना तेजी के साथ अंदर से बदल चुका होता है, इतनी कुछ चेंजिंग्स कई लोगों में आती हैं, हर हम सब में आती। देखने वाली आंख पुरानी परसेप्शन से जब देखती उसे समझ नहीं आती, फिर वो क्या करती, वो एडमिट नहीं करती है कि नहीं है। लोगों की राय दुनिया की सबसे कमजोर तरीन चीज है जी। राय चेंज हो जाती है, राय बदल जाती है। ये तो वक्त के साथ साथ राय, जिस तरह एवोल्यूशन का प्रोसेस है इंसानों का, राय भी एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरती है। क्या समझे, मैं पढ़ाता रहा हूं क्योंकि मैं प्रॉपर एक टीचिंग से गुजर के यहां तक आया हूं। मैंने बड़े बच्चों को, जिनको कईयों को लगे यार ये कुछ नहीं कर सकते, मैंने देखा लाइफ में देखा कर गए। मैं कहा तो मेरी परसेप्शन बदल गई यार। कई बच्चे ऐसे जिनमें लाड आता है, इतने ओबीडियंट, इतने नंबर देने वाले, कईयों को जेल में देखा मैंने बाद में। परसेप्शन बदल जाती है, परसेप्शन कभी फिक्स नहीं होती। लोगों की राय से कभी आप हतमी राय नहीं बना सकते। दुनिया में मेरा कहना है सबसे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर, मैथ में होता है ना वेरिएबल फैक्टर, उस फैक्टर का नाम लीजिएगा, वो इंसान खुद है। इतना वेरी करता है, इतना तेज, इतना बदलता, इतना बदलता, इतना बदलता। ये ऊपर जाने पे आए तो वली है, नीचे जाने पे आए तो हैवान भी उससे पनाह मांग लेता है, और अगर ऊपर जाने पे आए तो उस वलियों से ऊपर चला जाता। फरिश्ते कहते हैं, वो रश करते हैं यार कैसा कमाल। ये वेरिएबल है, ये एक जैसा नहीं रहता, चेंज करता। हालात भी बदलते हैं लेकिन बंदे भी बदलते हैं। क्या बोला, दोनों चीजें वेरिएबल। अल्लाह ने पूरी कायनात में एक चीज को कांस्टेंट रखा है, उस कांस्टेंट का नाम है चेंज। वाहिद चीज है जो कांस्टेंट है, वो क्या है, बदल जाती है, चेंज। सो तीनों क्राइटेरिया एब्सोल्यूट लॉज की शक्ल के क्राइटेरिया नहीं, लिहाजा इन्हें हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तीनों क्राइटेरिया क्या हो गए जी, किसी हद तक कमजोर हो गए। मैं नहीं कहता गलत साबित हुए, बल्कि क्या हो गए जी,
कमजोर हो गए। आगे चलते हैं। अब जब आपने ये मेजर कर लिया, ये जान लिया, तो हमें देखना है कि आप अपने बच्चे को, अब क्वेश्चन यहां पर ये हो गया, आप अपने बच्चे को कैसे कहेंगे कि वो कामयाबी के ट्रैक पे जा रहा है। इफ यू वांट टू टेस्ट इट, अगर आपने चेक करना है, वैसे हम इस तरह भी एक टेस्ट करते हैं कि जी मैं पाल रहे हैं ना, मैं रोटी खवा रहे हैं ना, मैं काम कर रहे हैं ना, दी माँ पकान पाक नहीं, ये भी क्राइटेरिया नहीं है। सारे पाल रहे हैं आपके, सब के सब पाल रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में। दुनिया का कोई वालिद और वालदा ऐसा नहीं है जो अपनी कैपेसिटी में ना कुछ कर रही हो। जो जो कर सकते हैं, जो परांठा खिला सकता है परांठा, जो पीसी में इस वक्त लाइन लगी हो नाश्ते की, वो अपनी कैपेसिटी में जो जो हो सकता है वालिदैन वो करते हैं। रिसोर्सेज देना कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बड़े अच्छे देंगे। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि मेरे बच्चों को अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, इनका वालिद इतना नहीं कमाता तो काम नहीं। कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिनको बड़े बड़े अच्छे मिलते हैं वो मैट्रिक में पास नहीं कहीं हुए, बड़े बड़े अच्छे मिलते हैं क्रिमिनल हो जाते हैं। रिसोर्सेज भी फैसिलिटेट तो कर सकते हैं, इंश्योर नहीं कर सकते, श्योरिटी नहीं है। वापिस आता हूं, आपने कभी भी अपने बच्चे को मेजर करना है कि वो ट्रैक ठीक पे है। नंबर 1 देखें, नंबर 1 क्राइटेरिया ये है, मिलनसार कितना, वेलकमिंग कितना, शायनेस तो नहीं उसमें कोई। बड़े बेसिक असूल हैं, बड़े आराम से आप इन ये चीजों को, आज से मैं चाहूंगा ये चीजें जो मैं लिखवाने लगा हूं ना, आपने इनको पानी देना है। अभी बताऊंगा कैसे देना है क्योंकि असल चीज तो ये कामयाबी है ना जी। पहला क्या बोला जी? सोशल। दिस इज कॉल्ड सोशल जीनियस, दिस कॉल्ड सोशल जीनियस। इस पे किताब आपको बता देता हूं। जैसा मैंने बोला कि हर चीज पे कोई ना कोई मटेरियल अवेलेबल है, आप इस किताब को खरीद के पढ़िएगा। ये रीडिंग्स पे पढ़ी होंगी शायद किताबें। इसका नाम है गेट टू दी टॉप, द वन ऑफ द बेस्ट बुक, वाओ बुक। ये पूरी की पूरी किताब का उन्वान तो वैसे लगता है नंबरों लेने पे, लेकिन नहीं, ये सोशल जीनियस पे किताब, बड़ी खूबसूरत किताब है कि आप उन लोगों को लीड करते देखेंगे जिनकी पीआर स्किल्स और सोशल स्किल्स अच्छी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे में सोशल स्किल्स का मौजूद होने का मतलब यह है, एक बात कंफर्म हो गई, क्या? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान चाहिए होते हैं। और जो बंदा सोशली जीनियस होता है उसके लिए लोग जोड़ना, टीम जोड़ना, साथ जोड़ना मुश्किल। बात समझे कि नहीं? कुछ लोग क्या होते हैं जी, अकेले हो जाते हैं। अकेले क्यों होते हैं? तो दुनिया सारी ठीक नहीं की। एक्चुअली कौन ठीक नहीं होता? ठीक नहीं होते। ये दुनिया जो खराब है, इसमें एक खराब का नाम आप भी हैं। ये सबके साथ चलना कमाल है। परफेक्शन की उम्मीद करना इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता जी, मुमकिन नहीं है। सोशल जीनियस का मतलब यह है कि बच्चा आइसोलेट नहीं होता, मिलता जुलता है, ग्रुप को अवॉइड नहीं करता, महफिल को अवॉइड नहीं करता। मैंने आज तक अपनी आंखों से पढ़ाते हुए 6-7 हज़ार बच्चों को पढ़ाया गुलशन रावी में। जितने बच्चे शादियों के फंक्शनों में नहीं जाते थे, घर में मेहमान आ गया तो रुस के अकेला बैठ के पढ़ने लग पड़ते थे, मैंने लाइफ में इतना कामयाब नहीं देखा। हालांकि क्राइटेरिया नंबर लेना था। सोशल जीनियस इतनी ताकतवर चीज है कि वो आपके गिर्द मेला लगा देती है। बाबा इशफाक कहता था, उसका जुमला है कि बंदा सच्चा हो, जंगल में बैठ जाए ना, लोग पगडंडी बना देते हैं चल चल के उसके पास आके, और बंदा ठीक ना हो तो बाजार में बैठा उसे कोई नहीं पूछता। लिहाजा क्राइटेरिया क्या है? सोशल जीनियस कितना। अगर आपका बच्चा सोशल है, इन लकी इनफ, काफी खुशकिस्मत इंसान है जी आप, आपका बच्चा सोशल तो है। नंबर 2, चेक करें बच्चे में इनिशिएटिव कितने। कुछ चीजों में 100% पुश करना पड़ता है, नॉर्मल है। कुछ चीजों को पुश चाहिए होता है। आप कभी कभी बच्चों की ये लिस्ट बनाएं बच्चों के साथ रहते हुए कि बच्चे खुद से इनिशिएटिव कितनी चीजों में लेते हैं। खुद से सोचना, खुद से करना, खुद से एहसास करना, इनिशिएटिव्स कितने हैं। इनिशिएटिव इज अ साइन ऑफ, लिख लीजिएगा, इनिशिएटिव इज अ साइन ऑफ करेज। इनिशिएटिव इज अ साइन ऑफ विल पावर। जितनी ज्यादा विल पावर होगी, करेज होगी, उतना ज्यादा आपका बच्चा वो इनिशिएटिव लेगा, आगाज करेगा। नंबर 3,
बच्चे के अंदर अगर आपने देखना आने वाले दिनों में कामयाब होगा कि नहीं होगा, तो देखिए बच्चा सेक्रीफाइस कितना करता है, बांटता कितना है, शेयर कितना करता है, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। अपनी चीज खिला सकता है, किसी को कुछ खरीद के दे सकता है, पॉकेट मनी इकट्ठी करके किसी को हेल्प कर सकता है। सेक्रीफाइस कितना, कुर्बानी कितनी है, अपनी चीज दे के खुश कितना होता, शेयरिंग पे खुश कितना होता। अगर ये है, बेफिक्र हो जाए, नंबर जितने लेने ले ले, जिंदगी में बड़ा आगे जाएगा। क्यों आगे जाएगा जी? आगे जाने की वजह क्या होगी जी? क्योंकि सेक्रीफाइस उसके अंदर, सेक्रीफाइस वाला बंदा बड़ा आगे निकल जाता है। नेक्स्ट चेक करें बच्चे में लर्निंग एटीट्यूड कितना है। इसके अब बेशुमार मेथड है। किसी को आजाद छोड़े और वो क्या करता है, वहां से पता लगता है सीखने की तरफ जाता है कि नहीं जाता। बच्चे को थोड़ा सा बच्चा मैच्योर होने लग पड़ा है, उसकी गूगल और यूट्यूब सर्च कभी कभी अचानक जरूर चेक करें, एथिकल वे में, छापा मार के नहीं। SHO नहीं बनना बच्चे का, ठीक है जी, अचानक में, ठीक है जी। कभी कभी एक नुस्खा बता रहा हूँ, वालिद पे बड़ा नुस्खा कामयाब लगता है। कभी कभी पूरा बना बनाया प्लान खराब कर दिया करें, कभी कभी, अक्सर नहीं। यानी आपके पास वीटो की पावर होनी चाहिए। ये जो सारी ख्वाहिशें पूरा होना है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। हम क्या करते हैं, जो मुंह से निकला, मेरे बाप ने मुझे नहीं लेके दिया था, मैं तुझे लेके दूंगा। ठीक है, कुछ ले दें चीजें, लेकिन सारा कुछ ना लेके दें। ये जो थोड़ी सी महरूमी का एहसास है, बड़ा जरूरी है। ये थोड़ा सा दिल टूटने का एहसास, कभी कभी प्लानिंग के खराब हो जाने का एहसास रहना चाहिए। ये आपको अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। लेकिन आप अगर कहें कि जनाब हर चीज उसी तरह होगी जैसे सोच लिया, नहीं होगी। लाइफ में तो ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली तो बिल्कुल ऐसे नहीं। माइंड मैप इज टोटली डिफरेंट देन प्रैक्टिकल मैप। जो हकीकत का नक्शा है उसका और दिमाग के नक्शे का बड़ा फर्क होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्राइटेरिया जी, नेक्स्ट क्राइटेरिया, सबसे अहम पॉइंट ये है, आपके बच्चे के पास कोई इंस्पिरेशंस हैं। ये बड़ा ही एक, मैं कहता हूं जी, शॉर्टकट टू सक्सेस एक है सिर्फ लाइफ में, जो मैंने अभी तक ढूंढा है। वैसे तो शॉर्टकट टू सक्सेस होता ही कोई नहीं। अगर आपकी जिंदगी में कोई इंस्पिरेशन है, एंड हाउ वी कैन डिफाइन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है कि किसी को देख के इरादा कर लेना मैंने कुछ बनना। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल और है, ये इसमें मोटिवेशन भी शामिल है, ये इसमें एक कहीं ना कहीं ख्वाब शामिल है, पूरा ड्रीम शामिल है। किसी बंदे की जिंदगी को, किसी बंदे के काम को, किसी बंदे के काम करने के अंदाज को देख के ये फैसला कर लेना मैंने क्या करना है। अगर इसने किया है तो ये मैंने भी करना। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक ख्वाब मेकिंग, एक ड्रीम मेकिंग, विजन मेकिंग का काम है जी। ठीक है जी। तो लाइफ में बच्चे के अगर इंस्पिरेशंस हैं, देखा यह गया है कि जिन बच्चों की जिंदगी में टाइम पे इंस्पिरेशंस ना आए, एक वक्त है जिसमें एब्जॉर्ब ज्यादा होता है। बच्चा इज लाइक अ स्पॉन्ज, बड़ा इज लाइक अ पत्थर, हार्ड। जितना जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, जितना देर होती है ना, आपको बड़े लोग मिलेंगे वो बड़े बड़े नाम कोट करेंगे, जी हम उनके साथ होते थे, बदले नहीं। क्यों नहीं बदले? वो इंस्पिरेशन नहीं आ सकी, दरम्यान में अकल का बुत आ गया। इंस्पिरेशन बिल्कुल अलादीन के चिराग वाली कहानी है। यकीन कर लिया आपने, मैंने इसने बनना है तो मैंने भी बन जाना है, अगर ये बन गया तो मैं बन जाऊंगा कुछ। लेकिन जैसे जैसे अकल का जिन बड़ा हुआ तो उसने कहा ओ नहीं, तू नहीं बन सकता, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इंस्पिरेशन वक्त पे मिल जाना बड़ी गुड लक है। इसलिए मेरी फिर ही अगेन तहरीक है, गवर्नमेंट को मैंने एज एडवाइज़र लास्ट मैंने सजेशन भी दिया है कि हमें अपने रोल मॉडल्स की कहानियों को स्कूल में पढ़ा देना चाहिए। इस जो एडवाइजरी मेरी है इदारों को, उसमें मैंने शामिल किया है। और बेशुमार चीज़ें मैं करता रहता हूँ, लेकिन ये मैंने बड़ा ज़ोर लगा के एक पूरे का पूरा स्क्रिप्ट दिया है 10 पॉइंट्स का, कि अगर ये हम निसाब में चीज़ें शामिल कर दें तो हम इनकलाब ले आएंगे। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सीरत रसूल को पहली से 16वीं तक हमें प्रॉपर पढ़ाना चाहिए, बाय पार्ट्स पढ़ाना चाहिए। सरकार दो अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर आपने शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया और 16वीं क्लास तक आपकी डिग्री नहीं तक वैसे मिलनी चाहिए। मेरा इतना ईमान है इस बात पे कि बगैर सीरत पढ़ाए डिग्री का देना जुल्म। तो इंस्पिरेशन कम से कम बच्चे की ज़िंदगी में कोई ना कोई, मैं कुछ लिस्ट बता रहा हूँ, मेरा मानना है बच्चों को ज़रूर पढ़ा देनी चाहिए। लोकल रोल मॉडल्स,
दीन में मैंने बता दिया हुजूर की ज़ात करामी, आपसे ज़्यादा मोतबर ज़ात किसकी हो सकती है। सारे ही सहाबी कमाल हैं मेरे लिए, सारे ही, मैं सबके कदमों की हमखाक भी नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चे को अगर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ानी है आपने तो हज़रत उमर की लाइफ ज़रूर पढ़ाइए। इंस्पिरेशन में जिन्ना ज़रूर पढ़ाना चाहिए जी, मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं बच्चों को पता होना चाहिए। आपको पढ़ाना चाहिए नवाब व बहावलपुर को, बच्चे को कहीं ना कहीं हकीम सईद को पढ़ाना चाहिए। यार मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रोएक्टिवनेस और प्लानिंग, मैंने लोकल करेक्टर में हकीम सईद से बड़ा बंदा नहीं देखा। आपको निसाब में इकबाल को भी शामिल करना चाहिए, आपको ईदी को निसाब में शामिल करना चाहिए। तो रोल मॉडल, इंस्पिरेशंस का होना वो क्या है जी, बच्चे की लाइफ को यकसर बदल दे। आपका बच्चा ओरिजिनल कितना है, ऑर्गेनिक एंड ओरिजिनल। हम तो बच्चे को सिखाते ही कॉस्मेटिक सारी चीजें ना, यहां उल्ट क्राइटेरिया है हमारे पाकिस्तान में। पहला काम यह है इंग्लिश सीख, दूसरा काम यह आर्टिफिशियल हो। वो एक बेहतरीन सोडो किस्म के इंटेलेक्ट्स के साथ जिंदगी में जाता है, टाई कोट लगाता है, ऐसे ऐसे हाथ मिलाता है, पूरी बात दिल की करता नहीं है, ना इधर एहसास होता है ना अगले से एहसास। इतने नाम नहीं ले रहा बड़े बड़े इदारों के पड़े हुए, ऊपर ऊपर सिर्फ कॉस्मेटिक है, अंदर डेप्थ कोई नहीं है, इंटेलेक्चुअली सिफर है, मॉरल्स नहीं है, अपने लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं बस। ना मुल्क है, ना उम्मत है, ना एहसास है, ना दर्द है। यार एक बंदा पल भर के कामयाब होकर सिर्फ अपनी जात के काबिल है, वो नाकाम है। एक पल भर के सोसाइटी को देने लग पड़ा है, वो कामयाब है। पे बैक क्या कर रहा है? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, अगर आपके आने से फर्क नहीं पड़ा, आपके जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया में आए हैं, को फर्क पड़ा है तो आप जाएंगे तब भी दुनिया को फर्क पड़ेगा। सो क्या हुआ जी, आर्टिफिशियल ओरिजिनल कितना है। मैं पर्सनली आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अपने वालिदैन से दूर ना करें। क्या बोला? तमाम तर, ये मैंने इसलिए बोला है, अक्सर हम अपनी सासों से, ससुर से नाराज होते हैं, अक्सर बहनें नाराज होती हैं सास ससुर से, भाई नाराज होते हैं सास ससुर से। मैं कह रहा हूं तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद जो अल्लाह ने रिश्ते दिए हुए हैं वो हर सूरत बच्चों को निभाने की आदत निभा के दिखाएं। आप देखें कि वो बच्चे अपने रिश्तों से कितना कनेक्ट है। मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, तो बच्चे कहना शुरू हो, पापा 2 दिन हो गए दादों को नहीं मिले, पापा 2 दिन हो गए नानों से रब्ता नहीं है। इट्स अ गुड साइन। उन्होंने कभी उनकी प्रायोरिटी पे नहीं आया। याद रखिए, उनको एक अल्लाह ने जो एनर्जी दी है, रिश्तों की एनर्जी, उनको एंजॉय करने दीजिए। दिस इज ओरिजिनल, एक ओरिजिनल होना। अगर उनको जनाब वो अपने बड़ों बूढ़ों से, रिश्तों से आपने नफरत दे दी है, वो दूर हो जाएंगे। वो एनर्जी जो उनका हक था वो उनको नहीं मिल पाएगी। सो खुदारा बच्चों को आर्टिफिशियल ना बनाए। बच्चे मॉडर्न मोस्ट होने चाहिए, लेकिन स्किल्स में। क्या बोला? काबिलियत और स्किल्स में आपके मॉडर्न मोस्ट बच्चे हों, लेकिन अंदाज में देसी हों, हम्बल हों, कहीं बैठ के खा पी सकें, कॉम्प्लेक्स फ्री हों। मुझे पीछे क्यों कर दिया, मुझे ऐसे क्यों दिया गया, यहां मुझे पूछा नहीं गया, साड़ी तो कोई इज्जत ही कोई नहीं की, साड़ा तो नाकी बड़ा हड़या। ये जो रवैया है ना सर, याद रखिएगा, ऐसे लोग ज्यादा ग्रो नहीं करते। जिसको हर चीज मैटर कर रही है वो तरक्की नहीं कर सकता। लर्न टू इग्नोर एंड टीच टू इग्नोर। बच्चों को सिखाएं, बड़ी चीजें लेट गो करनी होती हैं, बड़ी चीजें भूल जाना होता है, बड़ी चीजें छोड़ देनी होती हैं, बड़ी चीजों पे मिट्टी डाल देनी होती है, बड़ी चीजों को ध्यान ही नहीं देना होता, बड़ी चीजों को आप सिर्फ खामोशी इख्तियार कर ले तो वो ठीक हो जाती हैं। बड़ी चीजें ऐसी हैं जो सब्र से हल होती हैं। अब एक ना बेसिक मैं साइकोलॉजी की थ्योरी समझाने लगा हूं आपको। आप सबको ना इसलिए समझनी है कि जिसने प्योर साइकोलॉजी पढ़ी हुई है उसे शायद आती हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता। जो हमारा माइंड है ना, माइंड के जर्नली 2 पार्ट्स हैं। ये देखिए, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन?
सर ब्रेन इज अ फिजिकल थिंग। ए कन्ना दे दरम्यान जिहड़ी चीज पई है ना, इहनूं ब्रेन कहंदे ने सर। ठीक हो गया। एस दे फंक्शन दा नाम, इसकी जो फंक्शनिंग है वो माइंड है, उसके सॉफ्टवेयर्स जिसे कह लें। सो जो माइंड है ना, ब्रेन के तो बायोलॉजी वाला जो डॉक्टर है बताएगा इतने पार्ट्स हैं, मैं माइंड की फंक्शनिंग के पार्ट की बात कर रहा हूं, फिजिकल की बात नहीं कर रहा। समझ नहीं आई? दोबारा बता रहा हूं। ब्रेन फिजिकल चीज है, माइंड उसका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। ठीक हो क्या जी? वो जो सिस्टम है उसके 4 हिस्से हैं, लेकिन मैं जर्नली उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। एक हिस्सा है शऊर और एक है लाशऊर। हम उस लाशऊर को, अच्छा जो वर्ड है ना वो है तख्ते शऊर। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस, दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस में इकट्ठा कर दिया, लेकिन वैसे अलग अलग चीजें, लेकिन ये सारा एक ही कहीं एक साइड पे। कॉन्शियस टोटल का 10% तक तकरीबन होता है, बाकी 90 है। और कहा जाता है कि ये एक इन्फिनिट भी है, ये बहुत बड़ी, इसका साइज बहुत बड़ा होता है एज सिस्टम वाइज देखा जाए। आप ऐसे मिसाल ले लें, बाहर कितने गार्ड बैठे हुए थे, आज एक था, गनमैन एक था, वो ये है, और अंदर का सारा सिस्टम जो काम हो रहे हैं वो सारे ये। बड़े ध्यान से सुनिएगा। दरअसल तरबियत का मतलब ये है कि आपने बच्चे का ये बनाया, आपको समझ आएगी नहीं है? सबकॉन्शियस की मेकिंग का नाम तरबियत है। लोग ठीक या सही होते हैं ना, असल में लोग ठीक या सही नहीं होते, उनके सबकॉन्शियस ठीक या गलत होते हैं। समझ आएगी नहीं है जी? ये यहां प्रॉब्लम होती है। अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या पड़ा होता है और इसमें क्या क्या पड़ा होता है। यानी आप बड़े आसानी के साथ जज कर सकते हैं अपने आप को या किसी को भी, ये उसका सबकॉन्शियस है या उसका कॉन्शियस है। कॉन्शियस की कुछ खूबियां लिख लें पहले, क्या क्या है कॉन्शियस। कॉन्शियस एनालिटिकल है जी, कॉन्शियस जजमेंटल है, कॉन्शियस को कैलकुलेट करना आता है, कॉन्शियस वर्क लाइक अ फिल्टर, वर्क लाइक अ गार्ड, क्वांटिटी देखना किसी चीज को, मेजर करना, इसके अंदर होता है जी, यहां है कॉन्शियस। अकल यहां होती है, अकल 100% ऐसी है, 100% शऊर। अब आप भी देखें कि कॉन्शियस जो है ना शऊर सर, वो करता क्या है? कॉन्शियस अलर्ट रहने का नाम है। समवन इज कॉन्शियस अलर्ट, ये चौकस रखता है, अलर्ट रखता है। इसका एक प्रॉब्लम है, ये जो है ना कॉन्शियस का, ये 24/7 काम नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, ये 24 और काम नहीं कर सकता, ये तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। ये पूरा घंटा काम नहीं कर सकता, ये तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। ये पूरा बाज़ औक़ात मिनट भी काम नहीं कर सकता। नई बंदा मोटरसाइकिल चलाना सीखता है ना, इट्स द कॉन्शियस ड्राइव। आफ्टर फ्यू टाइम गियर बदल रहे हैं, ब्रेक लग रही है, क्लच, सब कुछ मूवमेंट हो रही है, वो क्या हो रहा है? वो यहां से चला गया यहां पर। ऐसे ही है जी। आटा गूंदा जी आपने, किस किस को गूंदना आता है? सही बताना, हाथ खड़ा करना, सही, शर्माना नहीं बताना। किस किस को रोटी पकानी आती? पकानी आती। जब बंदा शुरू में गूंदता और पकाता है तो क्या होता है? पहले दिन जरा याद करें, आटा उड़ रहा है, अत्था ना चमड़ रहा है, मुंह लगा है जी, है ना। आप तब वो काम कहां कर रहे हैं? यहां खड़े होके। ये कॉन्शियस के लेवल पे काम हो रहा है। आज आप औरतें बातें भी कर रही हैं साथ, वो क्या ड्रामा है सर आजकल जो चल रहा है? मेरे पास तुम हो, उसकी पिछली किस्त साथ यूट्यूब पे भी लगी हुई है। अब अंदाजा लगाएं, उसमें डायलॉग चल रहा है, 2 टके की औरत उधर हमारी रोटी खराब नहीं होती, ठीक है कि नहीं? हम चाय पहली बार बनाते हैं तो उसमें कभी चीनी खराब, कभी ये, जैसे वो कॉन्शियस से कभी अलर्टनेस से पीछे जाती है तो क्या होता है? अब चाय चल रही है, हम बना रहे हैं, उधर माइयों सईद ने टाल लिया है, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज वो कॉन्शियस से अगली स्टेज पे जा चुकी है। याद रखिएगा, सब कॉन्शियस में हैबिट्स होती हैं, आदतें, दूसरा नजरियात होते हैं चीजों के बारे में, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज भी। आपके जो जिंदगी के फलसफे हैं, लाइफ की फिलॉसफीज, इसके बाद आपके कह लीजिए बिलीव्स,
एकान जिसको कहते हैं, आपकी याददाश्त भी दरी पड़ी होती है, मेमोरी ऑब्वियस है, वो जिस तरह भी मैनेज करके आपने रखी हुई है, हाउ यू कीप इट, पुराने तजुर्बात, माजी सारा यहां पड़ा होता है। अब इसमें सबसे अहम चीज जो मैंने लिखी है ना, वो ये आदतें हैं। एक बात जरा सुनिएगा, अपने ना माइंड को समझिए जरा, माइंड को। माइंड ना ज्यादा देर शऊर में नहीं रह सकता, ये उसकी मजबूरी, उसको आदत नहीं है। ये हाई वोल्टेज का टाइम है जी, जैसे वो शऊर, हर चीज आप अलर्ट होके करेंगे ना, आप थक जाएंगे। होता है ना जी, जो चीज आप हाई अलर्ट में करते हैं वो क्या होता था। अल्लाह ने कैसा कमाल का माइंड बनाया हमारा माइंड बड़े कामों को लाशौरी तौर पे करता है। आप यहां से गाड़ी चला के आए हैं, कॉन्शियसली नहीं चलाई आपने, अच्छा कॉन्शियस पता कब होता है, जब टक्कर होने लगती, एकदम से बंदा जाता और थोड़ी देर बंदा कॉन्शियस रहता है, थोड़ी देर के बाद फिर क्या होता है जी, जब भी आप अलर्ट होके कोई काम करते हैं तो क्या होता है, आप थकते ज्यादा। अल्लाह ने क्या किया है, अल्लाह ने आपका निजाम ऐसा बनाया माइंड का कि आपको आदतें दे दी हैं। आप अपने काम लिख लीजिएगा, 90% प्लस दिन में जो कर रहे हैं आदतन कर रहे हैं। अब होता क्या है, हमारी आदतें लॉजिकल नहीं होती, हमारी आदतें, मैं आपको अगली बात बता रहा हूं, रैशनल नहीं होती। यानी बंदा किसी पूछे यार एडी भैड़ी आदत तेन पई है, कदे सोचा तो कहता नहीं, कदे नहीं सोचा। वो रैशनल नहीं है, वो कहते हैं ये काम हैबिचुअल, आदतन हो रहा। आप कितने काम जो कर रहे हैं ना, वो क्या है, आदतन है। क्यों है, क्योंकि माइंड की ज्यादा एनर्जी यहां पर है। सर फेज कम आ रहा हो, आप क्या करते हैं, ऑफ घर के बटन को, फेज पूरे नहीं आ रहे जी। इधर एनर्जी बड़ी लो है, इधर एनर्जी पोटेंसी हाई की है लेकिन मिकदार थोड़ी है। यहां एनर्जी की पोटेंसी बहुत हाई है, इसलिए आदतें, नजरियात, मेमोरी, डाटा सारा यहां पड़ा होता है। आदतें लॉजिकल नहीं होती, आदतें रैशनल नहीं होती, आदतें, सुन लीजिएगा ये तीसरा पॉइंट बड़ा है, 80% हमारी आदत जमाना-ए लाशऊर में बनी होती है, लाशऊरी अदवार में बनती है। अनकॉन्शियसली हमें हैबिट मिलती है, हमें कॉन्शियसली हैबिट नहीं मिलती। एक्चुअल आदत वो है जो स्पॉन्टेनियस है, एक हो जाती है। माइंड का बेसिक प्रिंसिपल भूलना नहीं आपने। माइंड 2 पीस पे चलता है, पी प्रिंसिपल। पी प्रिंसिपल क्या, पेन एंड प्लेयर प्रिंसिपल, पेन एंड प्लेयर प्रिंसिपल। माइंड, दुनिया के हर नॉर्मल इंसान का जो माइंड है ना, वो पेन से बचना चाहता है और प्लेयर, ये जिबिल्लत है इंसान की। इंसान को जिस भी चीज से मजा आएगा वो करेगा और जिस भी चीज से तकलीफ होगी बचेगा। आदतों को उर्दू में दूसरा नाम जो दिया जाता है वो लिख लीजिएगा, वो बड़ा प्यारा नाम है, उसे कहते हैं फितरत सानिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फितरत सानिया? मीनिंग सुन ले क्या है, नेचर का सेकंड जो हिस्सा है ना, आदत नेचर के करीब होती है, इतना आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है कि लगता है जैसे आदत नहीं है, बल्कि क्या है, आदत फितरत है। आदत फितरत के करीब करीब चीज का नाम। 80% कब बनती हैं आपकी लाशऊरी में। अच्छा, अब 20% का मैं मार्जिन क्यों रख रहा हूं, हमें बड़ी आदतें फितरतन अपनानी पड़ती, शऊरी तौर पर अपनानी पड़ती, समझ के अपनानी पड़ती। ठीक है जी। अगर ये 20% का मार्जिन ना हो तो कोई बंदा फौज में भर्ती ना हो सके, कोई बंदा किसी जगह पे रिक्रूट ना किया जा सके, फिर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ही दुनिया में खत्म हो जाए। बंदा लेके अपने मुताबिक नहीं कर लेते, वो कैसे करते हैं, वो 20% का जो मार्जिन है ना उसको ठीक करते हैं। उस 20% में चीजें रखी जाती हैं। जो जिबिल्लतन आदतन खराब है ना, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है। उसको बदलने वाले टोटके और टूने का एक ही नाम है, वो इंस्पिरेशन और विल पावर है। लकीली गुड लक से कोई बड़ा इंसान जिंदगी में आ जाए जिससे इंस्पायर हो जाए, या उसके अपने अंदर विल पावर इतनी हो कि वो अपनी जिबिल्लतों के खिलाफ खड़ा हो जाए। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा जहाद अपने आप के साथ लड़ना है, अपनी आदतों के साथ लड़ना है, अपनी जहालत के साथ लड़ना है, अपनी बेवकूफियों के साथ लड़ना है, अपनी कम इल्मी के साथ लड़ना है। मैंने सारा थीसिस आपको क्यों पढ़ाया, जरा सुन लीजिएगा। मैंने इसलिए पढ़ाया, आप बच्चे की जो तरबियत कर रहे होते हैं, असल में आप उसको आदतें दे रहे होते हैं। जितनी अच्छी आदतें आपने अपने बच्चों को दी हैं, उतना बच्चा जिंदगी में कामयाब होगा। क्योंकि ये फेमस कोटेशन है अब्दुल कलाम की, इंडिया के। वो कहता था कि आप
का मुस्तकबिल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन वाहिद चीज है आदतें जो मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट करवाती हैं। आदतों पे काम हो जाए तो मुस्तकबिल इंश्योर ठीक हो जाएगा। आदतें अच्छी दे दें मुस्तकबिल अच्छा, आदतें अच्छी नहीं है जितने मर्जी अच्छे वसाइल हैं उजाड़ देगा। आदतों से पता लगता है बंदा क्या है। सो आदतें आप अच्छी दे दें। बच्चों की तरबियत का मतलब नया नाम रख लें आज। क्या है जी? अच्छी आदतों की डेवलपमेंट का नाम है ग्रूमिंग। अब यहां क्वेश्चन आ जाता है आदत दी कैसे जाती है। आदत का बड़ा आसान तरीका है, जिस भी चीज पे शाबाशी मिलती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आदत में चली जाती है। आज से आप लिस्ट बनाएं बच्चों को किन चीजों पे अप्रिशिएट करते हैं, और किन चीजों पे क्रिटिसाइज करते हैं। यह आपका मसला है। दरअसल आपका क्रिटिसिज्म और एप्रिसिएशन दे बोथ आर टूल्स। ये दो पाने रेंच हैं जिनके जरिए क्या होता है आदत बनती है। आप अगर मिसाल लें, अच्छा कहीं तने बच्चा बाहरों लड़के आया कहता अब्बा जी मैं 2 लाइया ने उन्होंने, ठीक है कि नहीं, वो कहता 3 क्यों नहीं लाई उसको हलाशेरी देता है। आप कॉमन है ये टीचर्स के साथ, मैं तो टीचर रहा हूं तो मैंने देखा है कई माओं को हम बुला कहते रहे जी आपका बच्चा ये गलती करता है, कहती मेरा कर ही नहीं सकता। गलतियों पे पर्दा कई लोग डालते हैं। जब भी आप कवर करेंगे ना बच्चे की गलती को, वो गलती बड़ी हो जाएगी साइज में। और मैंने ऐसे तमाम बच्चों को फिर क्रिमिनल एक्ट पे देखा, मॉरल एक्ट्स पे देखा। जिस बच्चे के वालिदैन रियलाइज ना करें गलती गलती है, वो बच्चा कभी ग्रो नहीं कर सकता। एक पॉइंट लिखिएगा, नागवारी का इजहार करना सीखें। वर्ड क्या बोला? नागवारी ना लड़ाई होती है, ना मार होती है, ना कसून होता है, ना मुक्का होता है। नागवारी एहसास होता है। नागवारी एक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन ये एहसास ही सीखना है, नागवार ना हो जाएगा, कहीं मशहूर नागवार इंसान बन जाए। नागवारी का मतलब यह है कि आप महसूस कराएं यार ये मुनासिब नहीं, ये गैर मुनासिब है, यार ये ठीक नहीं। तो अपने बच्चों को कहीं नागवारी से महसूस करवाएं कि ये गैर मुनासिब, ठीक है जी। खुशगवारी से महसूस करवाएं ये ठीक है। कुछ चीज़ों की खुशगवारी महसूस करवानी चाहिए। अंडरस्टैंड है जी, कि खुशगवारी का एहसास। यानी वो आपको बता रहा है, फर्ज करें कि पापा वो आप परसों आपने पैसे दिए थे, मैंने इकट्ठे करके मैंने सारे खर्च दिए। तो पहले सुन लें कहाँ खर्च दिए। कह रहे पापा मैंने ना वो छोटी बहन की सालगिरह आ रही थी, मैंने उसके लिए चीज़ें नहीं। अब आपने उसको शाबाशी देनी है या क्रिटिसाइज करना है। ये मोमेंट मेकिंग का है आदत। इस लम्हे में उसकी पूरी नेचर बन रही है कि आपने उसे कहा यार वेरी गुड, बहनों के लिए करना चाहिए। एक ये है, और एक यार दिते तेनू सन, तू खाने आपे सन, तनु की लोड़ सी, और निक्की नू मैं आपे दे लेंदा। आपने जैसे ही कहा नहीं तो उसके माइंड में कहीं एक डाटा चला गया है, परसेप्शन गई है। एहसास करने की कोई जरूरत नहीं। बात नहीं समझ आई? आप जो उससे करवा के इनकरेज करते हैं जिन कामों पे, वो आदतें बन जाती हैं। बुराई की शाबाशी बड़ी बुराई को पैदा कर देती है, और अच्छाई की शाबाशी बड़ी अच्छाई को पैदा कर देती है। आप जिन चीज़ों में बड़ा करना चाहते हैं ना, जिन आदतों में बच्चों को, उन चीज़ों को शाबाशी में ज़रूर लाएं। उनको कहें वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, ये तुम्हें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, नया क्या पढ़ा है, नई क्या चीज़ें सीखी हैं। मैं कहता हूं उन चीज़ों को कॉन्शियस असाइनमेंट्स पे दें बच्चों को। यार तेरी असाइनमेंट है, मैं तुझे इनाम दूंगा, ये कॉन्शियस असाइनमेंट है, पूरी करनी है तुम। याद रखें जो जो कॉन्शियस की ट्रे में रख रहे हैं ना, बड़ा चांस है कि वो कॉन्शियस से कहां स्लिप होकर चली जाए। आदत में, नजरियात में, कॉन्सेप्ट्स में, लाइफ फिलॉसफी, बिलीव्स, याददाश्त में कहीं ना कहीं पीछे चली जाए। लेकिन अगर आपने उनको एक्सपीरियंस ही नहीं करवाया, देयर इज एक्सपीरियंस, बेटे माफ करना सीखो, माफ करना चाहिए। फर्स्ट टाइम वो करेगा पापा बड़ा मुश्किल काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, पापा माफी नहीं दी जाती। आपने उसको इतनी बार माफ करवाया उससे कि वो माफ करना उसके कहां चला गया। जब वो आदत में चला गया तो फिर उसकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि माफ करना जोर नहीं लगाना पड़ रहा उसको। जोर लगाना शऊर के पास है, जोर ना लगाना कहां पर है, तख्ते शऊर के पास, सब कॉन्शियस के पास। आदत में चला गया। मेरा मानना यह है वालिदैन का सबसे बड़ा एहसान बच्चों पे अगर कोई है, वो अच्छी आदतें देना। डिसिप्लिन एक आदत है। प्रोएक्टिवनेस, ये मैंने बच्चों बड़ी मुश्किल से पैदा की है, मैंने बेगम ने मिलकर। क्या एक दिन पहले तैयारी करवाते हैं, अगले दिन की यूनिफॉर्म पहले तैयार, शूज पहले तैयार,
नाश्ता तकरीबन प्लानिंग उसकी पहले से तैयार। इसका सबसे बड़ा फायदा, सुबह उठ के जो एक तूफान मचता है वो नहीं मचता। आदतें आप दे दें, कब जी बचपन से पैदा करें, तय करें, और अपने बच्चों की आदतें आज से जाके देखें किन आदतों के साथ चल रहे हैं। आदतें अभी छोटी हैं, आदतें वक्त के साथ जवान हो जानी है, आदतें मिच्योर हो जानी है, आदतें पुख्ता हो जानी है, आदतें नेचर बन जानी है। आदतें सानी है ना, आदत नेचर बन गई तो गई, फिर हार्ड कोर में चलेगी। हार्ड कोर में चली गई तो ऐसा बंदा कभी ग्रो नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आदतें उसको खुद डुबो देती हैं। मेरा मानना यह है, बंदे की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बंदा खुद ही होता है, बाहर से दुश्मन नहीं इतने आते। जितने बंदे की अपनी आदतें उसकी दुश्मन होती हैं, नजरियात दुश्मन, सोचें कितनी मनफी होती हैं, आदतें आपको उजाड़ के रख देती हैं। अब आदत कैसे बनी जी? पेन एंड प्रेयर प्रिंसिपल से। तय कीजिए किन चीज़ों पे शाबाशी देते हैं, किन चीज़ों पे पेन, किन चीज़ों पे पनिश करते हैं, किन चीज़ों पे आप उसे पॉजिटिव बोलते हैं, किन चीज़ों पे अच्छी राय देते हैं, किन चीज़ों पे नागवारी का इजहार करते हैं। वहां से डिफाइन हुआ आदतों का पैकेज। ठीक हो गया जी? अदरवाइज अब जो आपका क्वेश्चन था कि कब बदली जा सकती हैं, अगर शौरी दौर में देखें, देन यू हैव टू मेक एनालिसिस विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। बंदा पूछे, कहीं जिंदगी में खड़े होकर अचानक देखे, यार ये मुझे गुस्से की आदत है, फर्ज करते हैं, मेरे इस गुस्से की आदत ने मुझे नुकसान जिंदगी में क्या दिए। आपके शौरी जमाने में आदतों का बनना बड़ा मुश्किल काम, इट्स वेरी डिफिकल्ट, नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग, नीड यू हैव टू मेक अ रिसर्च, अपने आप पे पूरा सॉर्ट एनालिसिस किया, मैं कहाँ था, मेरी किन आदतों। अच्छा एक बात बताऊं, इंसान कभी अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करता। हकायक से मुंह मोड़ने का आसान तरीका किसी पे इल्जाम लगा दे, हालात शहर दे लोग भी जालिम सन, हालात ठीक नहीं सन, ऐ नहीं सी, ओ नहीं सी, लोग होंदे इंज ने। सर उसकी रीज़न ये आप रियलिटी फेस नहीं कर रहे, प्रॉब्लम आपके साथ है। ठीक है जी? मेरी किताब में कई जुमला लिखा हुआ है, वाकया छोटा सा, कि एक बंदा उठा रोज़ देख के कहता है सामने वाले कपड़े सही नहीं धोते, सामने वाले कपड़े सही नहीं धोते। वो एक दिन उसकी बेगम ने कपड़ा उठाया, शीशा साफ किया, उसने कहा हमारा शीशा गंदा है, वो सही धोते हैं। आपकी ऐनक का रंग ख़राब है, आपकी नज़र का ऐनक वो ख़राब है, आपके ऐनक के रंग से अगर दुनिया देख रहे हैं तो जिस रंग से देख रहे हैं वैसी दिख रही है, वैसी नहीं है। इस पे बड़ा अच्छा एक मॉडर्न किताब है, 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, वो बड़ी अच्छी बात है। वो कहता है जी इंसान का बच्चा है वो मोल्टेड लावा की तरह, ध्यान से सुनिएगा, फलसफा बड़ा मजेदार समझाने के लिए। वो कहते हैं पिघला हुआ लावा होता है ना, शीशा होता है, उसका जो मर्जी चीज बना ले, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो ठंडा होता होता जम जाता। तो कहीं आप कभी ना शीशे की फैक्ट्री में जो शीशा बनते हुए जाया हुआ उसको देखा करें कभी जाके, बेहंगम, बेढंगा, बेढंगा बड़ा खूबसूरत वर्ड है, ठीक है जी, उसकी कोई शेप नहीं है। आपको बड़ी दुनिया के ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी कोई शेप नहीं है, ना मुंह ना मत्था, जिन पाड़ू लत्था क्यों ना दुकान। उसकी रीजन क्या है? जिस जमाने में शेप बननी थी ना, उस जमाने में शेप नहीं बनी। शेप बनती है जब शुरू का इब्तिदा का दौर होता है। आपके बच्चे के जो शुरू के साल हैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट, उसे डिसिप्लिन दें, उसे एथिक्स दें, उसे मॉरल्स दें, उसे प्रोएक्टिवनेस दें, पहले से तैयार होना दें, उसको वैल्यू कदर करना सिखाएं, उसको कुछ चीज़ों की बेफिक्री भी दें, कुछ चीज़ों की फिक्रमंदी भी दें। हम क्या देते हैं? एक कॉमन फिक्रमंदी इस माशरे में हमने अपनी अगली नस्लों को दे दी है। दुनिया क्या कह रही है, अल्लाह का कह रहा है, फिक्र ही नहीं है। यकीन करें इस माशरे में सैकड़ों हजारों बुराइयों की वजह क्या है? दुनिया। कि जी असी इंज दा ब्याह ना कीता तो दुनिया की कहेगी, असी इंज दी बरात ना कीती तो दुनिया की कहेगी, असी जेज कुछ ना तो दुनिया की कहेगी। हम ये तो देख रहे हैं, हमारा ये एजेंडा और क्राइटेरिया नहीं है कि रब हमारा क्या सोच रहे, वो क्या राय देगा, उसका हुक्म क्या इस पे। अब आदतों के बाद आगे चलते चलते मैं चाहूंगा कि टैलेंट पे थोड़ी सी बात करूं। टैलेंट का मतलब ये है कि आपके बच्चे को, दुनिया के हर इंसान को, हर बच्चे को अल्लाह ताला ने कुछ गिफ्टेड एनर्जीज दी हैं। टैलेंट का नया नाम रख लें, एनर्जी। जैसे मछली में तैरने की एनर्जी है, शेर में दहाड़ने की है, शाहीन में झपटने की है, मुर्गे में बांग देने की एनर्जी। याद रखें जिस एनर्जी के साथ पैदा हुआ है उस एनर्जी के काम कर लेगा तो वो इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन अगर उस एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं करेंगे ये जुल्म है। पैशन कुछ हो जाएगा, प्रोफेशन कुछ हो जाएगा। इसका बड़ा आसान तरीका है। पहला असूल टैलेंट डिस्कवरी का ये लिख लीजिएगा, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फॉर दैट। वक्त नहीं है कोई बंदा कहे जी 16 साल में हो जाता है, 20 में हो जाता है, कईयों को 70 में भी नहीं होता, नहीं पता लगता उनको।
बेस्ट वे वालिदैन के लिए क्या है? अपने बच्चों को सुना करें, अपने बच्चों को समझा करें, अपने बच्चों की ज्यादा सुना करें। इसका मतलब ये नहीं उनका कहना मानना है, अंडरस्टैंड दैम। टैलेंट का मतलब है पैदाइशी, गिफ्टेड आपको मिला। सो गिफ्टेड टैलेंट को वालिदैन का काम क्या है? पहला काम डिस्कवरी के लिए सुने, इनकरेज करें। वालिदैन का काम है फैसिलिटेट करें उसको, उसके टैलेंट के हवाले से। हम डिस्करेज कर देते हैं, हम उसे कहते हैं टैलेंट छोड़, बने बनाए ट्रैक्स को फॉलो कर, ट्रेंड फॉलो कर। जिस बच्चे को आप ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में लगाएंगे ना, बच्चा जाया हो जाएगा आपका। कभी बच्चे को ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में ना लगाएं। ट्रेंड फॉलो करने वाला कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगला काम याद रखिएगा, कोशिश करें बच्चे के टैलेंट के मुताबिक रोल मॉडल्स दें उसको। मैंने जो सारे रोल मॉडल्स बोले हैं वो ज्यादातर एथिक्स मॉरल्स के बोले हैं। हम क्या करते हैं, हम बजाय फैसिलिटेट करने के उसको डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं, क्रिटिक करते हैं, तनकीद करते हैं, बुरा भला कहते हैं और उसके उस शौक को उल्टा दबाते हैं। नेक्स्ट चीज ये है जी, अगर हो सके तो उस फील्ड के लोगों से उसकी मुलाकात करवाएं, उसके ख्वाबों के शहजादे से उसकी मुलाकात पहले करवाएं। आप बच्चों को जब आपने वैरायटी से मिलवाया होता है ना, बच्चों के लिए अपना आप ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है कि उनमें से असल में उनमें उनका रोल मॉडल कौन, उनका हीरो कौन है, उनको किसको देख के एनर्जी मिलती है, किसको देख के वो ख्वाब देखते हैं। नहीं बात समझे जी। टैलेंट के बाद मैं लास्ट में चीज़ क्लोज करूंगा अपने सारे सेशन को आखिरी 2-3 मिनट की गुफ्तगू से। सर जी, अच्छे बच्चे बनाने के लिए ज़रूरी अच्छे वालिदैन बने, ये ज़्यादा बड़ा गोल है। फिर गुड पेरेंट्स, आप में अच्छाइयाँ हैं, बड़ी अच्छाइयाँ, ये भी रिसर्च है, 65% चुप करके बच्चों में चली जाती हैं। 65% आपके अंदाज, तौर तरीके, अतवार जो बड़ों में हैं वो बच्चों में चले जाते हैं। 65% की रिसर्च है। आपका बर्तन खुद खाली है तो बच्चे का भी खाली रहेगा। बच्चों के रोल मॉडल्स बने, बच्चों के लिए मिसाल बने, बच्चों को मिसाल बन के दिखाएं। वो तमाम खूबियां जो आप बच्चों में देखना चाहते हैं पहले अपने अंदर पैदा करें। वो क्या सखावत है बच्चे में पैदा करना चाहते हैं तो आप पहले खुद तो सखी बने, उसको पता हो यार, वो कभी कोट कर सके यार मेरा वालिद कितना सखी इंसान, मेरी वालदा कितनी सखी है। तो जो आपने दिया है वो कहीं ना कहीं लाइफ में निकलना है। हमारी जिम्मेदारियां सिर्फ ये चंद हैं। नंबर 1, बच्चे की आकबत खराब ना हो। कुरान ने कहा अपनी औलादों को, अपनी बीवियों को जहन्नुम की आग से बचाओ। हमारी जिम्मेदारी है हमारा बच्चा सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरी जिम्मेदारी। नंबर 3, हमारा बच्चा खुददार हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, मोहताज ना हो। 3 चीज़ें। हमारे बच्चे में मॉरल्स और एथिक्स अच्छे हों। नंबर 2, हमारा बच्चा इतना क्रिएटिव हो कि ज़िंदगी के मसलों को और चैलेंज को खुद हल कर सके। नंबर नेक्स्ट, हमारा बच्चा सोशल और रिश्ते निभा सके। नंबर नेक्स्ट, हमारा बच्चा उसमें खौफ खुदा, अकीदा हो, ईमान हो, यकीन हो। ये चंद गोल्स हैं, इसको अचीव करवाएं। आप जर्नली अपनी पूरी कोशिश, पूरी नीयत और रिस्क हलाल दे सकते हैं, बाकी रब दिया रब जाने, तो अपनी तोड़ निभा। ठीक है जी।